न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उससे पहले मैं आपको एक 2-3 एक्टिविटी दी है, ठीक है। टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल अ स्ट्रिंग रियर एंड इन्फ्लेट द बलून एंड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट, रिलीज द बोट इन द वाटर। ये टॉय मतलब बोलते हैं ना, बच्चों के जो टॉय आते हैं ये भी वैसे होते हैं, मतलब पानी में उसको आपने छोड़ दिया, वो बोट ना ऐसे खुद रोटेट करेगा, अगर आपने देखा हो। तो बेसिकली क्या होता है, एक बलून लिया आपने, बलून को वो जो बोट है उसके पीछे क्या किया आपने, बांध दिया, ठीक है। तो जब वो बलून से क्या होगा, एयर रिलीज़ होगा, ठीक है। तो बलून से जब एयर रिलीज़ हो रहा है तो बोट क्या होगा, आगे जाएगा। ओके, तो ये भी हमें पता है, ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। What will happen to the boat as the air in the balloon escapes slowly? जैसे जैसे बलून में से एयर बाहर जा रहा है तो एयर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई, क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर के जो एयर है उनके ऊपर, ठीक है। तो वो प्रेशर की वजह से यहाँ अगर पुश किया, मतलब एयर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बोट के ऊपर भी क्या होगा, एक रिएक्शन होगा। बोट भी बोलते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एयर अब क्या कर रही है, बाहर एटमॉस्फेयर का जो एयर है, बलून का जो एयर जो रिलीज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है, बाहर के एयर के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर। तो वो एयर क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वो बोट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और बोट क्या होगा, आगे मूव करेगा। ओके, देखते हैं क्या दिया है। वी हैव लर्न अबाउट द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने सेकेंड लॉ में देखा था फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब हमने देखा था ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m/a। ओके, however in the nature force cannot act alone, मतलब फोर्स जो है वो नेचर में, मतलब नेचुरली फोर्स क्या होता है आपका, अलोन एक्ट नहीं करता, ठीक है। वो ड्यूली इन नेचर होता है। ड्यूली इन नेचर मतलब कहीं एक्शन हो रहा है तो दूसरी जगह क्या होगा, रिएक्शन होगा। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल एक्शन मतलब रेसिप्रोकल मतलब समझो ना, किसी ने थप्पड़ मारा आपको तो आप भी उसको थप्पड़ मारो, तो ये रेसिप्रोकल एक्शन होता है, ठीक है, दोनों। हाँ, फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर। When object applied a force on the other object, the lateral object also simultaneously apply a force on the former object. Lateral मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये जो पहला जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा था वो ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। यही क्या है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। ओके, दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। अगर समझो कोई ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ अपने फिंगर्स से, ठीक है। तो ये पेंसिल भी मेरे फिंगर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, समझ आ रहा है। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या हो रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मैंने जो अपने फिंगर से पेंसिल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स, ठीक है। वाइल द पेंसिल जब मेरे फिंगर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो बेसिकली क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है लेकिन वो अपोजिट होता है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन टर्म दैट आर एक्सप्रेस फोर्स। फोर्स एक्ट इन द पेयर। अभी हमने देखा कि फोर्स क्या है, पेयर में एक्ट करता है। फोर्स कैन नॉट बी एक्ट अलोन, वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स act simultaneously. Action and reaction force act on the different object. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other. अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, मतलब अपोजिट, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट दूसरे वो ऑब्जेक्ट ने भी फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो हो गया तो कोई मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए ना
लेकिन इसमें है क्या कि वो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है दोनों एक चीज़ पे नहीं होता, वो अलग अलग चीज़ों पे होता है, इसलिए हमें वो एक्शन दिखता है। समझ आया? वही चीज़ बोला है आपको, एक सेकेंड, क्या बोला है यहाँ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। किन पे एक्ट होता है वो? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। दे कैन नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, हैंस दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। अगर वो एक ही चीज़ पे होते, मतलब एक्शन भी उसी पे हो रहा है, रिएक्शन भी उसी पे हो रहा है, तो फोर्स क्या होता? ज़ीरो, बिकॉज वो एक दूसरे को क्या कर देते? कैंसिल कर देते। ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ों पे हो रहा है, इसीलिए क्या आपको वो मूवमेंट दिखता है। एनी डाउट? समझ आया? While hitting a ball with a bat, the speed of the bat decrease। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोला है कि आप क्या कर रहे हो, जो गेम है क्रिकेट का उसमें क्या कर रहे हो, बॉल आ रहा है स्पीड से, आपने क्या किया, बैट को मूव करते हो ना हिट करने से पहले, करेक्ट? तो बैट को जब बैट को क्या कर रहे हो आप, मूव कर रहे हो बॉल से हिट करने से पहले, तो बैट के पास एक स्पीड होती है, लेकिन जब तुम बॉल को हिट करते हो तो बैट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? फोर्स वो भी आया, क्योंकि जब बॉल आ रहा था तो बॉल के अंदर एक क्या था आपका, बॉल ने क्या किया, बैट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, बैट ने भी बॉल के ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो बैट ने क्या किया, फोर्स, बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बॉल ने जब बैट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उससे बैट का जो स्पीड है वो क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझा? समझा? गन रिकॉयल, रिकॉयल का मतलब पता है, गन रिकॉयल करती है। जब बुलेट फायर करते तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, मतलब इसीलिए ना कि देखा होगा नॉर्मल, आपने देखा होगा कि कोई गन चला रहा है नॉर्मल, आपने AK-47 पकड़ा, उसको स्टार्ट किया फायर करना, तुम फायर बाद में बंदूक तो चलो सामने वाला उसको वो इंजर्ड बाद में होगा, पहले तुम इंजर्ड हो जाओगे अगर तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है और फायरिंग करना स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि जब तुम फायर करोगे, होता है ना आपको प्रॉपर शोल्डर पे रख के प्रॉपरली फायर करना होता है, तुम्हारा कंधा पहले टूटेगा। ठीक है, क्योंकि गन जब रिकॉयल करेगी ना तो जिस स्पीड से वो बुलेट गया ना उसी स्पीड से जो गन है वो भी पीछे जाएगी। ठीक है, ओके, तो वो भी रिकॉयल करेगी। तो अगर तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो गन को फायर नहीं किया है तो वो क्या करेगी, आपको शोल्डर को हार्म कर सकती है। समझ में आया? तो ये क्यों है? अब तुम बोलोगे कि दीदी बुलेट सेम फोर्स अगर अप्लाई हुआ है, बुलेट तो उतना दूर चला गया, लेकिन गन तो उससे बहुत कम ही, मतलब ऑब्वियसली ना थोड़ा ही रिकॉइल करता है। तो अगर इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बुलेट इतना दूर क्यों गया और गन इतना, सिर्फ इतना, मतलब बहुत ही उसके मिनिमम डिस्टेंस को क्यों कवर किया गन ने? फोर्स नहीं बच्चा, नहीं, ये नहीं है उसमें रीज़न। अभी मैंने क्या बोला, दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, किन के ऊपर, बुलेट के ऊपर भी और गन के ऊपर भी, लेकिन फोर्स की वजह से गन बहुत दूर तक गया, बुलेट बहुत दूर तक गया। ओके, गन ने भी रिकॉइल किया, गन भी पीछे जा रहा है, लेकिन गन ने उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर किया। वाई? नो, फोर्स, मैंने क्या बोला, इक्वल फोर्स अप्लाई हुआ है, गन का मास कम था, उसका ऐसे उसने क्या किया, ज़्यादा एक्सेलरेशन किया। फोर्स इंटू मास इंटू फोर्स होता, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, स्पीड, मास कम था, एक्सेलरेशन ज़्यादा, इक्वल एक फोर्स होगा। गन का मास ज़्यादा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कम है, लेकिन जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे और बुलेट और उसके बुलेट के मास को और उसके एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे, उससे जो फोर्स आ रहा होगा और गन का जो मास है और उसने जो एक्सेलरेशन किया है उनको मल्टीप्लाई करके जो फोर्स आ रहा होगा वो दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ कि दोनों फोर्स इक्वल क्यों है? तो तुम्हें तो लग रहा होगा ना कि दीदी गन के ऊपर, बुलेट के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज बुलेट इज़ कवरिंग द मोर डिस्टेंस, और गन के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, कम फोर्स अप्लाई हो रहा है। नहीं, दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या फोर्स सिर्फ स्पीड से पता चलती है? फोर्स हमें किससे पता चलता है? मास और एक्सेलरेशन से। तो बुलेट का मास कम था, बुलेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हुई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फोर्स मिलेगा। गन का मास ज़्यादा था, उसका एक्सेलरेशन कम था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। वो दोनों जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आया? हाँ, कोई डाउट? अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, कि ना गन का हाइपोथेटिकल एग्जांपल, गन का मास 1 है, उसका जो स्पीड है वो कितना है, 10 ले लेते हैं,
तो फोर्स कितना होगा 1 इंटू 10, 10 होगा। बुलेट का ना जो सॉरी ये जो गन है, गन का फोर्स में बोलती हूँ, मास बोलती हूँ 5 है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है। तो गन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 इंटू 2, वो भी कितना होगा 10। 5 2 10 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ मास क्या था 5 और एक्सेलरेशन कितना था 2, लेकिन 5 2 क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है। बुलेट के केस में क्या था, बुलेट का मास कितना था और बुलेट का एक्सेलरेशन कितना था 10, लेकिन मल्टीप्लाई करके वहाँ भी क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है। तो मतलब वहाँ भी सेम फोर्स और गन के ऊपर भी सेम फोर्स, लेकिन वो आपको वो दोनों का उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस क्यों कवर किया, क्योंकि उनका मास अलग अलग था। समझ में आया, लेकिन फोर्स दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट के साथ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि सपोज़ करो ये आपका रॉकेट है, ठीक है, तो जो भी है ऐसा कुछ तो होगा रॉकेट। तो यहाँ से क्या हो रहा होता है, फायर रिलीज होता है। तो वो फायर क्या करता है, आसपास के एयर के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो वो एयर भी क्या करेगी, रॉकेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर उड़ जाए, फ्लाई कर जाता है। अंडरस्टैंड। हाउ विल यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूटन, हमने बता दिया कि न्यूटन के लॉ को कैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। मोमेंटम में हमने देखा था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू m इंटू वी। और उससे फिर हमने बता किया था कि फोर्स F इज इक्वल टू आपका m इंटू ए था, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला फोर्स का। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ यही था ना, चेंज इन मोमेंटम, फिर चेंज इन लुक है चेंज इन मोमेंटम, फिर हमने एम वी माइनस एम यू अपॉन टी किया था, और फिर उसमें से ये एम वी और यू को कॉमन ले लिया था अपॉन टी, ये क्या हो गए थे, ए हो गया था। तो एम ए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हमने फोर्स इज इक्वल टू क्या लिया था, एम इंटू ए, फिर वो कांस्टेंट लेके कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला था हमें, एम इंटू ए, करेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, पर देख लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ मास, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, पहले रीड करते हैं फिर देखेंगे क्या है। सपोज ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ मास, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है m1। दो ऑब्जेक्ट लोगे ना, वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो पहले वाले को हम 1 1 1 बोलेंगे, मतलब उसका मास 1 होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी, उसका मास कितना ले रहे हैं m2, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं u2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, m1 इंटू u1, और ऑब्जेक्ट बी जो है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu इंटू u2, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स में आता है ना एक्सेलरेशन। तो यहाँ इनिशियल आपका वेलोसिटी दिया है, तो ये ए का क्या होगा, m1 इंटू u1, मास इंटू वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट बी का क्या होगा, ये मास इंटू वेलोसिटी, m2 इंटू u2। कोई डाउट? अब क्या हुआ, सपोज टू ऑब्जेक्ट आर कोलाइड, ये ए और बी ऑब्जेक्ट जो थे ना वो एक दूसरे से क्या हो गए, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, इसका इनिशियल मोमेंट मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1। ऑब्जेक्ट बी है, उसका मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, टकरा गए एक दूसरे से, क्या हो गए, कोलाइड कर गए। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर गए, कोलाइड कर गए, ठीक है। कोलाइड किया दोनों ऑब्जेक्ट ने, ऑब्वियसली इनका मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास क्या रहेगा, इसका m1 ही रहेगा और इनका क्या रहेगा, m2 ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने बॉल और बैट का एग्जाम्पल लिया था, तो क्या था, बॉल का भी एक पर्टिकुलर मास होगा, बैट का भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर मास होगा, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराए तो उनके जो बोलते हैं ना वेलोसिटी, उसमें चेंज आया। बॉल का जो वेलोसिटी वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया, और जो बैट का वेलोसिटी था, जो स्पीड था, वो क्या हो गया, कम हो गया। यही हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो क्या थी, इनिशियल, टकराने के बाद जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, फाइनल, ठीक है। सपोज द टू ऑब्जेक्ट आर कोलाइड, लेट फोर्स ए
ड्यू फोर्स ए ड्यू टू बी, मतलब ए बी से जाके टकरा गया, टू बी अ फोर्स F1, दिस फोर्स विल बी कॉज एक्सेलरेशन इन द ए एंड द वेलोसिटी विल बी V1। आपको क्या बोला है, लेट फोर्स ऑन द ए ड्यू टू द बी, जब जो ए है वो बी से जब टकरा है तो ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, F1, ठीक है। और वो ऑब्वियसली जब टकरा रहे हैं तो हो सकता है कि एक की स्पीड बढ़ जाए, एक की स्पीड कम हो जाए, लेकिन इनके ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, F1। और इसकी जो वेलोसिटी हो गई उसके बाद, सपोज करो ये बॉल है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, ठीक है, जो हमने क्रिकेट के गेम में का देखा था, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बोला है इन्होंने, V1। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा, F2। फोर्स तो उसके ऊपर भी, बैट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था ना, वो F2, और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, बढ़ी या कम हुई वो अभी हम फोकस नहीं कर रहे उसके ऊपर, लेकिन चेंज तो हुई ना। पहले बैट का कोई वेलोसिटी था, स्पीड था, लेकिन जब वो बैट जो है वो बॉल से क्या हुआ, टकराया, तो बैट का स्पीड क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन वो वेलोसिटी में चेंज आया। तो वो चेंज जो होगा वो ऑब्वियसली वो लास्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, V2। इतना समझना ज़रूरी है, पहले इतना समझ में आया। कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, उसका मास था M1, दूसरे का मास था M2। उसकी इनिशियल, एक की इनिशियल वेलोसिटी U1, दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी U2। वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराए। ऑब्जेक्ट ए ने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, ऑब्जेक्ट बी ने भी ए के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, डन। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई है वो क्या है, F1। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई है वो क्या है, F2। मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इनकी वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, V1, और बी की वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, V2, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक के ऊपर वो वेलोसिटी पॉजिटिव वर्क करे, एक के ऊपर वो वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव वर्क करे। जैसे बॉल के ऊपर वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, बॉल का स्पीड क्या हो रहा था, क्रिकेट के बैट की वजह से बढ़ रहा था, और बॉल की वजह से क्रिकेट के बैट का जो है वेलोसिटी वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, नेगेटिव वर्क हो रहा था। लेकिन वो दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन बैट के ऊपर वो तुम्हें कम क्यों लग रहा है, बैट उतनी दूर, तो अगर बॉल बहुत दूर गई है तो नेगेटिव वर्क होना चाहिए, तो बैट भी उतने ही स्पीड से बैकवर्ड जानी चाहिए, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई, मास ज़्यादा है, और बॉल का मास क्या था, कम था, जो हमने गन में भी देखा था। समझ आया, इतना समझा है, क्या दिया है, समझ आया। अब आपको क्या बोला है, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ए जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू मास। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या होगा, M1 इंटू V1। ये इसकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, और ये क्या है, इसका मास है। ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना होगा, ये उसकी वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, और ये उसका क्या है, मास है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगा, M2 इंटू V2। अंडरस्टूड। मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन M1 इंटू V1 अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन also exert a equal force on B but in the opposite direction. This will cause a change in the momentum of B. सेम फोर्स B के भी ऊपर अप्लाई होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। B का वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, जो हमने बात कर लिया। दोनों का चेंज होगा। अभी देखा ना हमने कि बॉल की भी वेलोसिटी में चेंज है, बॉल की स्पीड बढ़ गई, बैट की स्पीड कम हो गई, बट दोनों में तो चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो उसमें चेंज क्या हो गया, V2। अब मुझे बताया था मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। बी का मोमेंटम कितना था, अभी हमने देखा था M2 इंटू V2। वही इन्होंने यहाँ हमने डायग्राम के साथ यहाँ देखा है, तो इन्होंने ऐसे फॉर्म लिख दिया है स्टेटमेंट के तौर पे। एनी डाउट। फोर्स कितना होगा बी के ऊपर, F2। हमने डायग्राम में लिखा है यहाँ फोर्स F2 होगा। अब यहाँ दोनों फोर्स तो इक्वल होगा ना। अभी हमने रिकॉइल की बात करी थी कि फोर्स इक्वल था बट आपको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो दोनों के ऊपर फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन एक की स्पीड उससे बढ़ रही है, एक की स्पीड उससे कम हो रही है। एक के ऊपर वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। जैसे हमने क्रिकेट के गेम में एग्जांपल लिया था बॉल का और बैट का, किन के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा था फोर्स, बॉल के ऊपर, और किन के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा था, बैट के ऊपर। तो F1 और F2 दोनों ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। समझे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्राफ पता है ना, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। एक दोनों अगर टकरा रहे हैं, एक ये डायरेक्शन में जाएगा और एक ये डायरेक्शन में जाएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। F2 इक्वल टू F1, बट यहाँ इन्होंने क्या लिया, नेगेटिव साइन लिया। कोई डाउट,
क्यों नेगेटिव साइन क्यों लिया है, डाउट है, ऐसा कुछ है किसी को? नहीं। अब थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं। F2 मतलब क्या? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये 2 है तो इसका एक्सेलरेशन, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सबके ऊपर क्या आएगा? 2। वो बस आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 और 2 ले रहे हो, हाँ। ठीक है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। M2 इंटू A2 मास इंटू एक्सेलरेशन, जस्ट ये मास इंटू एक्सेलरेशन ही है, बट ये भी मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसलिए मैंने यहाँ 2 और 2 लिया और यहाँ M1 और A1 लिया। एनी डाउट? नहीं। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आया, वो डाउट है? नहीं। उसके बाद हमें ये पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, बट ये सब 2 है ना, तो हम यहाँ v नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? v2। u के बदले क्या आएगा? u2। टाइम तो ऑब्वियसली टाइम को 2 नहीं दिखाएंगे, टाइम सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल, तो टाइम के लिए क्या रहेगा? t। यहाँ भी मास तो वही रहेगा m1, लेकिन a1 की जगह पे क्या लिखेंगे? v माइनस यू अपॉन टी, v के बदले v1, u के प्लेस पे u1। आपको पता है ये t और t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा मैं बता देती हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं, बट ये डिवाइड में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ एक t डिवाइड में है, यहाँ से एक t आ रहा है, वो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, उतना बताने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करो? कैंसिल कर दो। एनी डाउट? समझ आ रहा है? हाँ। अब उसके बाद ये t कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा रहेगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो तुमने ब्रैकेट दिया है तो वो अज्यूम किया जाता है कि बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का। इतने ये वाला इतना तक समझ में आया? हाँ। इतने में कोई डाउट है? नहीं। अब क्या करोगे? ब्रैकेट के बाहर है ना m, तो ये m को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वेरिएबल है दोनों से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो m2 इंटू v2 और m2 इंटू u2, और बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। यहाँ क्या होगा? m1 इंटू v1 और यहाँ क्या होगा? m1 इंटू u1। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये m1 माइनस में है, और जब ये u1 से मल्टीप्लाई होगा तो u1 भी माइनस में। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। लेकिन ये माइनस में था और ये v1 प्लस में था, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इसलिए ये क्या रहे? ये तो माइनस रहेगा, लेकिन ये क्या होगा? प्लस रहेगा। एनी डाउट? समझ आया? अब हम क्या करेंगे? जो फाइनल वेलोसिटी वाला टर्म है ना, जिसके साथ v आया है उनको एक साथ ले लेंगे, और जिनके साथ u आया है उनको एक साथ ले लेंगे, अरेंज कर देंगे। कोई डाउट? ये m1 v1 जो है वो माइनस में इस तरफ आया तो प्लस, और ये जो m2 u2 है माइनस में इस तरफ आया तो प्लस। कोई डाउट है? एनी डाउट? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आया? m2 v2 m1 v1, तो ये क्या बता रहा है? फाइनल मोमेंटम को बता रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल वाली चीज़ें आई है ना, v2, और ये u1 और u2 आ रहा है, मतलब ये किनकी कौन सी मोमेंटम को बता रहा है? इनिशियल। तो हम इससे क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, सॉरी टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि ये देखो u1 और u2 यहाँ आ रहा है, तो ये किनको डिनोट कर रहा होगा? इनिशियल को डिनोट कर रहा होगा, और ये v आ रहा है ना, तो ये किनको डिनोट कर रहा है? फाइनल। तो आप क्या बोलोगे कि जो इनिशियल मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। एनी डाउट? Thus, if no external force is acting on the two objects, then the अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर एक दूसरे से कोलाइड कर रही है तो उनका जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था टकराने के बाद, उनका जो टोटल ये फाइनल मोमेंटम होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। When no external force act on the two interacting object, their total momentum remain constant, it does not change. क्या? The total momentum remain constant, it does not change. तो वही बोला, सॉरी हम यहाँ थे कि when no external force act on the two interacting object, दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। तो टोटल मोमेंटम होता है फाइनल और इनिशियल, वो दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे अभी हमने ये फार्मूला में देखा था कि इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या था? ये था, और फाइनल टोटल मोमेंटम ये था, तो दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके,
अब यहाँ क्या दिया है, देयर इज़ अ कोरोलरी टू अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिजन, द मोमेंटम गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको क्या बोला, टोटल मोमेंटम तो सेम होता है, लेकिन वो मोमेंटम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक का मोमेंटम कम हो जाए, मतलब एक का जो एक्सेलरेशन था या वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गया था, एक का कम हो गया था, मतलब ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, एक का मोमेंटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, वाइल दैट ऑफ अदर इज इंक्रीज। जैसे हमने बॉल और बैट में क्या हो रहा था, बॉल का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था और बैट का मोमेंटम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ओके, दस वी कैन ऑल्सो स्टेट दिस अ कोरोलरी एज फॉलो, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, when two object collides the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। वो तो पता है ना, कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले उनका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, सेम होगा। कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, लेकिन ये दोनों जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम द गन। ये जो अभी आपने पढ़ा उसके वो एग्जाम्पल को लेके आपको कौन सा एक्सप्लेन किया है, मतलब बुलेट फायर कर रहे हो गन से, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। बुलेट का मास कितना है, m1, इट फायर टू अ गन ऑफ द मास m2, गन का मास कितना है, m2, इट्स वेलोसिटी बिकम v1 एंड इट्स मोमेंटम बिकम m1 v1। बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट द रेस्ट। ऑब्वियसली फायर करने से पहले गन भी रेस्ट में था, रुका हुआ था, स्टिल पोजीशन में था, बुलेट भी क्या था, स्टिल मतलब स्टेशनरी पोजीशन में था। टोटल मोमेंटम क्या होगा दोनों का, ज़ीरो होगा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है इनिशियल मोमेंटम का, m1u1 प्लस m2u2, लेकिन दोनों का u क्या है, ज़ीरो है, तो ये पूरे को ही क्या बना देगा, ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। Thus forward moving bullet cause the gun to move backward and after firing this backward motion of the gun is called the recoil। और ये जो आप क्या करते हो, फायरिंग करते हो, तो वो टाइम पे जो गन है वो बैकवर्ड मूव जो करती है उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल, जो रिकॉइलिंग की वेलोसिटी है v2 इज सच दैट वो किन पे डिपेंड करेगी, m1v1 प्लस m2v2, और ये किन के इक्वल होना था, इनके इक्वल होना था m1u1 प्लस m2u2, बट वो क्या था, ज़ीरो, तो मैं इनके सामने क्या लिख सकती हूँ, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल क्या था, ज़ीरो था। ओके, उसके बाद ये ज़ीरो है ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान दो, ये ऐसा है, जस्ट m1v1 प्लस m2v2 ओके इज इक्वल टू ज़ीरो। मुझे ये पता करना है कि ये कितना रिकॉइल हुआ, रिकॉइल मतलब गन कितना पीछे गई है, तो उसका वेलोसिटी जानना है मुझे। तो ये v2 रहेगा, ये v2 को ये रहेगा। पहले हम एक काम करते हैं, ये जो है m1 प्लस m1 इंटू v1, ये यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ऑब्वियसली हमें v2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये वाले टर्म को यहीं रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव है, आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। m2v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 ओके। अब मुझे v2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो v2 को तो यही रहने दूंगी। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, m2 और v2 के बीच में कौन सा मल्टीप्लाई, तो ये m2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो क्या होगा v2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस यहाँ आएगा m2। तो v2 की वैल्यू जो है, जो गन कितना रिकॉइल करेगा वो किन पे डिपेंड करता है, m1 इंटू m2, ठीक है। v2 मतलब जो गन कितना रिकॉइल करेगा, तो रिकॉइल का फॉर्मूला किन पे डिपेंड करता है, m1v1 अपॉन m2,
क्यों? क्योंकि पहले वो ये रेस्ट में था। कंटिन्यूसली अगर तुम फायर कर रहे हो ना तो फिर ये फार्मूला नहीं आएगा, बिकॉज वो टाइम पे वो क्या है, रेस्ट में नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली फायर कर रहे हो तो। लेकिन अगर बुलेट रेस्ट में है तो जो रिकॉइलिंग होगा वो किन पे डिपेंड करेगा, इन पे। ये रिकॉइलिंग का फॉर्मूला दिया, समझ में आया कि गन कितना रिकॉइल करेगा? एनी डाउट? समझ आया? हाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, ओके, द वेलोसिटी ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी कि गन का मास ज़्यादा है तो इसीलिए जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत स्मॉलर होगी कंपेयर टू बुलेट। बुलेट का मास कम है तो उसका जो ये एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, या स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। एज द मास ऑफ द गन इज़ मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ गन इज़ मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मच हायर होगा कंपेयर टू बुलेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट दैट ऑफ द गन आर इक्वल टू द डायरेक्शन आर अपोजिट, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। एक राइट मतलब एक अगर सामने जा रहा है तो वो दूसरा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके। दस द टोटल मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, इसलिए टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो है अब फोर्स अप्लाई हो रही है कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ रॉकेट, रॉकेट के भी लॉन्च के टाइम पे टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम, ओके।